सभी बच्चों को राधे राधे। बेटा, इसके पहले हमने आपको युगपत समीकरण पढ़ाया था और करीब करीब सारे प्रश्न इसमें के सॉल्व हो चुके थे। कुछ आप लोगों ने किए, जो नहीं आए वो हमने आपको बताए। तो चैप्टर 7 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर उसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो वो हमसे पूछ सकता है टेलीग्राम चैनल पर बिना संकोच के। एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि टेलीग्राम चैनल पर कुछ ही बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं या पूछते हैं, सवाल लगाते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और जो कि मिला करके 15-20 होंगे। और इसके अलावा तो मुझे और कोई बच्चा जो है वो ना तो कभी कुछ पूछता है ना कोई जानकारी करता है, जबकि 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तो और 80 बच्चे कहाँ हैं भाई? हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं या आप लोगों को सब कुछ आता है? क्योंकि क्लास में तो जब हम पढ़ाते थे तो बहुत सारे बच्चे होते थे जो पूछा करते थे, और अभी तो बस हम यही देखते हैं कि 8-10 बच्चे ही हैं जो क्वेरी करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं और किसी का पता नहीं। तो अगर आप लोगों को आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, नहीं पूछना चाहते हैं तो ये गलत बात है। हम पहले भी कह चुके हैं जितने चैप्टर यहाँ पढ़ाए गए हैं हम वो चैप्टर दोबारा आपको ना तो पढ़ाएंगे और ना ही उसमें का कोई सवाल आपको क्लास में बताएंगे। यानी उन चैप्टर्स पर क्लास में कोई डिस्कशन होगी ही नहीं। क्लास में उन्हीं चैप्टर्स पर डिस्कशन होगी जो हम वहाँ पर पढ़ाएंगे। तो ऐसे तो हम अब नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम हमें याद आ रहा है, क्लास में जो पढ़ते थे तो पूछते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं हम नाम लेना चाहते हैं। तो आप लोग अभी भी समय है, सुधर जाइए, सवाल लगा लीजिए, और नहीं तो फिर क्लास में जब टेस्ट होगा या अभी एग्ज़ाम होगा तब आप ये मत कहिएगा कि मैम आपने ये सवाल नहीं बताया, वो सवाल नहीं बताया। क्योंकि जितने भी बच्चे जो सवाल पूछते हैं हम कोशिश यही करते हैं सबके सवालों को हम बताएं। तो चलिए उसके आगे आज हम वर्ग समीकरण एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। अभी आपने जो भी समीकरण पढ़े वो या तो आपके ax + b = cx + d इस रूप में होते थे, या ax + b / cx + d = k इस रूप में होते थे। तो इस तरह के समीकरणों को आपने हल किया। ये सभी समीकरण ऐसे थे जहाँ पर चर राशि की घात केवल 1 होती थी। अभी आपने ये इस तरह के जो समीकरणों को हल करा था, ये ax + b / cx + d = k, ये आपने कक्षा 7 में पढ़ा था, ये भी कक्षा 7 में पढ़ा, ये भी दोनों इस तरह के कक्षा 8 में भी पढ़े। तो जो भी और युगपत समीकरण आपने पढ़ा, तो ये सब जितने भी आपने समीकरण पढ़े इसमें आपने एक चीज़ नोट डाउन किया होगा कि इन सभी में x या जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 1 होती थी। इसके अलावा 1 से ज़्यादा घात नहीं होती थी। अब हम उन समीकरणों को पढ़ेंगे जिनमें चर की अधिकतम घात 2 है। अब हम ऐसे समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें चर की अधिकतम घात 2 होगी, और ऐसी समीकरण जिनके चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे ही हम बोलते हैं वर्ग समीकरण। अब ये वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है x² / k या ax² + bx + c = 0। इन दोनों समीकरणों में आप देखिए
इन दोनों समीकरणों में चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इस प्रकार के समीकरण को वर्ग समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण कहते हैं। एक्स स्क्वायर के यहाँ पर ये के बेटा एक अचर राशि है। आप बोलेंगे दो चर राशि है, तो ये यहाँ पर के का मतलब स्थिरांक होता है, मतलब कोई एक निश्चित अचर राशि होती है, तो इसको आप चर राशि मत पढ़िएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए जो चर राशियाँ हैं, ये चर राशि की अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है, तो ये सबसे बड़ी घात है। यहाँ पर एक ही चर राशि है जिसकी अधिकतम घात 2 है। चर राशि में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया चर राशियाँ जो है a से लेकर के z तक प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर चर राशि की जो अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इस प्रकार के समीकरण को हम वर्ग समीकरण कहते हैं। अब कुछ वर्ग समीकरण हम आपको उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि कौन सा समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन के रूप में है और कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो जैसे हम कुछ आपको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16, ये पहला है। दूसरा है 25y स्क्वायर अपॉन 81। तीसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। चौथा है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0। अब बस इतने लिख रहे हैं। ये चारों आपके वर्ग समीकरण हैं, इसलिए क्योंकि इन सभी में आप देखिए जो चर राशियां हैं उनकी अधिकतम घात 2 है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर चर राशि x है, इसकी अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर देखिए y है, एक ही चर राशि है, इसकी अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर भी देखिए 2 है। तो ये सभी जो है आपके वर्ग समीकरण है। अब इसमें एक्स स्क्वायर बराबर के कौन सा है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कौन है, ये हम आपको बता रहे हैं। अब पहला लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16, दिख रहा है, जिसमें 16 एक निश्चित संख्या है, जिसमें 16 एक निश्चित संख्या है। या दूसरा वाला देखिए, 25y स्क्वायर बराबर 81। तो हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर 81/25। ये भी आपकी एक निश्चित संख्या है। ये भी आपकी एक, यानी कि इन दोनों संख्याओं में, एक इसमें और एक इसमें, हम अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों, ये समीकरण, ये पहला वाला और ये सेकंड वाला, इन दोनों की हम तुलना जब वर्ग समीकरण से करते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन के रूप में है। ये वाला देखिए,
वाई स्क्वायर अपॉन ये और एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन के रूप में है, जहाँ पहले वाले समीकरण में के बराबर क्या है 16 है और दूसरे वाले में के बराबर 81/25 है। एक्स स्क्वायर बराबर के। अब यहाँ पर वाई है, हमने कहा ना कोई ज़रूरी नहीं कि हम चर राशि में केवल एक्स का ही यूज़ करें, वाई का भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन के या वाई स्क्वायर अपॉन के, तो जहाँ पर ये के है वो 16 और 81/25 है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन के ये एक मानक रूप होता है, ये एक मानक रूप है। ये सॉरी हम पढ़ाए नहीं बेटा ध्यान दीजिए, देख लीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन के ये एक मानक रूप होता है। तो जैसे हमने आपको बताया था ना कि रेशनल नंबर जब आपको पढ़ा रहे थे कि एक मानक परिमेय संख्या क्या होती है। एक मानक परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे कि काट करके छोटा ना किया जा सके और जिसका हर धनात्मक हो। ठीक उसी प्रकार से एक वर्ग समीकरण में मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर अपॉन के। ये मानक रूप है, इसी से हम तुलना करते हैं या इसी से हम पहचान करते हैं। तो पहला और दूसरा जो समीकरण था आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और 25y स्क्वायर अपॉन 81, उसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। पहला तो था ही, दूसरे वाले को हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका तीसरा और चौथा। तीसरा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये प्लस 6 बराबर 0 है। अब ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, जहाँ x तो चर राशि हो गई, जहाँ a बराबर क्या है आपका ax स्क्वायर, यानी x स्क्वायर के साथ जो गुणांक होगा वो a है, यानी कुछ नहीं है तो a मान लिया। b बराबर क्या हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा 6। हमने आपको देखना बताया था ना एक्स स्क्वायर, इसके पहले हमने 5वां चैप्टर पढ़ाया था शायद, उसमें था ABC। तो ये आपका जहाँ पर a बराबर भी है, b बराबर भी है और c बराबर भी है। ठीक उसी प्रकार से चौथा वाला है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0, जहाँ आपका a बराबर क्या है 2, b बराबर 5 और c बराबर -7। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। दोनों को देखने से ही साफ साफ पता चल जाता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन के रूप में कौन सा समीकरण है और ax स्क्वायर प्लस bx के रूप bx प्लस c के रूप में कौन सा समीकरण है। तो इस तरह से वर्ग समीकरण के मानक रूप जो होते हैं वो पहला मानक रूप है एक्स स्क्वायर अपॉन के, जहाँ पहला मानक रूप ये है जहाँ के एक धनात्मक संख्या है, जहाँ के एक धनात्मक संख्या, के हमेशा धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ x एक चर राशि है और a b c अचर संख्याएं हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ x एक चर राशि है और a b c आपका अचर संख्याएं हैं। तो ये आपका ये पहला है और ये आपका दूसरा है। ये दो मानक रूप होते हैं वर्ग समीकरण के। अब इस
इसमें से आज हम आपको x² के रूप में अगर समीकरण है तो उसको हम कैसे हल करेंगे। बहुत इजी, बहुत सरल। इतना आपने हल कर लिया तो अब तो इसको आप खेल खेल में हल कर लो। तो बहुत सरल है, उसको कैसे हल करेंगे। आराम से लगाइए, ध्यान से लगाइए, समझ के लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। तो x² = k के रूप वाले समीकरणों का हल। x² = k के रूप वाले समीकरणों का हल। जैसे पहला सवाल है आपका x² - 25 = 0। ये आपका है। तो सबसे पहले हम इस रूप में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा x² = 25। x² = 25 हो गया आपका। अब इसको हल कैसे करेंगे। अब इसके लिए हल इस तरह से करेंगे। अब ये x की घात 2 है, यानी कि ये x = √25। अगर घात 2 है तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है, अगर घात 3 है तो घनमूल निकालना है। ये हमने आपको वर्गमूल और घनमूल दोनों में बताया था। तो x² x बराबर प्लस माइनस, हमने ये भी बताया था कि प्लस माइनस वर्गमूल 2 होता है, एक प्लस और एक माइनस। अब ये करणी में है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो x = प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5। इसका तात्पर्य हुआ कि x बराबर +5 भी है और x बराबर -5 भी है, यानी कि ये दो। तो अब इसको बोलते क्या है, x बराबर 5, x बराबर -5 अगर ये, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं मूल। ये जो x का, देखिए एक चीज़, x की जितनी घातें होती हैं उतने ही मान निकलते हैं। x की अगर 1 घात है x का 1 मान निकलेगा, x की अगर 2 घात है तो x का 2 मान निकलेगा, x की अगर 3 घात है तो उसकी 3 वैल्यू निकलती है। ये ध्यान रखिए कि किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है उसमें चर राशि के उतने ही मान होते हैं और इन मानों को हम बोलते हैं मूल। हम इसमें लिखेंगे x के मूल है +5 और -5। x के 2 मूल हैं +5 और -5। तो इस तरह से ये निकलेगा। दूसरा देखिए x² बराबर 16। ये x² k के रूप में है, यहाँ नहीं था, हमने x² k के रूप में से परिवर्तित किया। अब x² 16 ये उस रूप में है, तो ये x बराबर हो जाएगा +- चूँकि ये इधर आपका स्क्वायर में लगा है तो इधर आपका करणी चढ़ जाएगा 16। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, +- या x बराबर +4 और x बराबर -4। ये इसके 2 मूल हैं, यानी x के 2 मूल कौन कौन से हैं, +4 और -4। या एक और देख लीजिए, जैसे 4x² बराबर 9 है, 4x² बराबर 9। अब ये x² k के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इस रूप में इसको परिवर्तित करना है। तो ये हो जाएगा 9/4x। अब देखिए x² k के रूप में हो गया कि नहीं, ये आपका k है, ये आपका x² है। अब यह x बराबर ±√9/4। अब 9 का वर्गमूल निकालो, 4 का निकालो तो ±3/2, यानी x बराबर 1 + 3/2 और दूसरा हो जाएगा -3/2। इस तरह से ये x के 2 मूल निकल आए। बात को हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देख लीजिए, थोड़ा अलग हट करके है। x/2 - 2/x = 0। इसमें
इसमें अब चूंकि ये भिन्न में है तो भिन्न के सवाल के लिए सिंपल सा एक तरीका है एलसीएम लेने। 2 से इसको भाग दिया, 2 कट गया, x बचा, x का गुणा इसमें किया, ये हो गया x²। माइनस लगा है, माइनस x से इसको भाग दिया, x कट गया, बचा 2, 2 से इसमें गुणा किया 4 बराबर 0 बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये x² - 4 बराबर 0 से 2x में गुणा करेंगे तो ये आएगा 0। अब देखिए ये x² बराबर क्या हो गया 4, 0 माइनस उधर जाएगा, +4, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। अब ये x² अपॉन क्या हो गया, तो x = ±√4 या x बराबर ±2 आपका हो गया। तो x का 2 मूल निकला, +2 और -2। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। तो ये आपका x² अपॉन k के रूप में समीकरणों को हल करना था। अब आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 8A लगाने की कोशिश करिएगा, आ जाए तो ठीक है, और जो ना आए निसंकोच आप हमसे पूछ लीजिए। तो अभी भी हम एक बार फिर से रिवाइंड कराते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मुस्कान है, शालू है, कमला है और शोभिया है, ऐसे बहुत से बच्चे थे भैया, वो सब कहाँ हैं, कभी आते ही नहीं हैं। तो क्या आप लोग पढ़ रहे हैं या खाना पूर्ति के लिए घर पे बैठे हैं, या सोच रहे हैं कि हम दोबारा पढ़ाएंगे? तो दोबारा तो हम बताएंगे भी। एक शांभवी मिश्रा थी समथिंग करके, हम तो बहुत खुश हैं, 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो कि पूछ रहे, पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो पूछ तो रहे हैं। तो श्रियम है, विधि शुक्ला है, शांभवी त्रिपाठी हैं, रिया विश्वकर्मा है, कोमल पटेल है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेचारी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बेटा आप लोगों को बधाई हो, आप लोग इसी तरह से मेहनत करिए, और मेहनत जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसीलिए हम टेलीग्राम चैनल पर आपको बताते हैं, वहाँ पर वीडियो डालते हैं, यहाँ पर बताते हैं, और छोटी छोटी वीडियो डाल करके समझा रहे हैं जिससे कि जल्दी से पहुँच जाए आप लोगों के पास। अब इतनी सुविधा देने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो फिर आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। तो आज के लिए सभी को राधे राधे, धन्यवाद।